वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है फ्रेंड्स, हम आपके साथ दिसंबर 2019 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, इसके ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यही प्रश्न पूछे जाते हैं सीरीज में, जो है 5वां वीडियो है। पहले 4 पार्ट में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड आए हुए थे दिसंबर के एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चंस हमने जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो कि दिसंबर के पेपर में आए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कवर कर दिए। तो ये फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हर बार आपको जो है नए प्रश्न देखने को मिलते हैं, और नए प्रश्न जो है बिल्कुल ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो रिपीटेशन की चांसेस यहाँ पे कम होते हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो काफ़ी लिमिटेड है। तो कुछ एक चीज़ें जो है मैं आपको बता दूंगी वीडियो के दौरान, और आगे आने वाले 3 से 4 जो है वीडियोस में हम कवर करेंगे कि सारे शिफ्ट के जो है टीचिंग एप्टीट्यूड हम कवर कर ले आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि डाइव टू लर्न की ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो अब तक आप इसको डाउनलोड नहीं किया है तो पहले जाकर के इसको डाउनलोड करें, और यहाँ से जो है आप अपने MCQ की प्रिपरेशन जो है और भी अच्छी कर सकते हैं। और कई सारे यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीडियो लिंक, फ्री नोट्स इत्यादि भी मिल जाएंगे। बिल्कुल ही फ्री ऐप है फ्रेंड्स। तो अब तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हमारे पॉपुलर कोर्सेज जो है नेट JRF से रिलेटेड, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला प्रश्न है लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि शिक्षण का जो है उद्देश्य क्या है। लर्निंग एक्सपीरियंस, कंसाइज आउटकम, कंसाइज यानी कि बिल्कुल ही ब्रीफ, कम शब्दों में कह सकते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स, या फिर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। सो हम जो है लर्निंग क्यों लेते हैं, शिक्षा का जो है उद्देश्य क्या है। देखिए अगर शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य की हम बात करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य ही है हमारे बिहेवियरल चेंज लाना, हमारे जो है व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स। तो यह बिल्कुल कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का मंत्र है। अगर इस चीज को मान करके आपको कोई भी क्वेश्चन आए जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग या फिर एम ऑफ टीचिंग से रिलेटेड हो, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का कोई खास सेंस नहीं है यदि आप इनको एनालिसिस करने को नहीं आप समझ पाते हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर बार आपको एटलीस्ट 2 to 3 जो है आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको आपने एज इट इज याद रखना है, जैसे कि थियरीज हो जाती है डिफरेंट नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म। तो उन सबको भी हम कवर करेंगे MCQ के माध्यम से ही, इनफैक्ट पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के माध्यम से ही कवर करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ ही और भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी लेते रहेंगे। कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग में जो है कॉमर्स वाले या मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स ने पावलोव का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होता है, साइकोलॉजी में भी यह पढ़ना होता है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है उनको पता होती है कि क्लासिक कंडीशन क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। तो इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स, स्टूडेंट्स को जो है बार बार एक ही चीज़ अगर कराया जाए तो उनसे उनका जो है लर्निंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाता है, उनके जो है बिहेवियर कंडक्ट में इम्प्रूवमेंट आती है। तो मोटा मोटा आप देखेंगे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, इंडोक्ट्रिनेशन यानी कि आपको बार बार एक ही चीज़ जो है बतलाया जाए तो आप जो है एक तरीके का बिलीफ फॉर्म कर लेते हैं। मूलभूत यही याद रखिए कि जो एक स्टूडेंट है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। सो दैट इज द आंसर हियर, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। सो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम क्या है यहाँ पे, क्या है, टू मॉडिफाई द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। सो लर्निंग आउटकम्स मीन्स बियॉन्ड अर्निंग, यानी कि केवल जो है जीविकापार्जन की बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल जो है एक डिग्री अर्न नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मस्ट अटेन नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, KSA जिसको हम कहते हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, जिसको स्टूडेंट्स अटेंड करें। KSA भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका एक नोट ले लें, KSA यानी कि नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्कशॉप इज मेंट फॉर। इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स,
वर्कशॉप का मतलब ही होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। काफी आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज याद रखिए, अगर क्वेश्चंस में जो है शब्द कम हो तो यहाँ पे आपको जो है काफी आसानी हो जाती है। अगर आपको वर्कशॉप पता है, सिंपोजियम पता है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में तो हम काफी डिटेल में जो है इसको कवर करेंगे फ्रेंड्स। रिसर्च एप्टीट्यूड जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, इन सब में जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। टीचिंग में भी देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लिसनिंग टू स्कॉलरली लेक्चर्स, लर्निंग विथ इंटरेक्शन, या फिर डिस्कसिंग ओवर वंस ओन वर्क। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे ऑप्शंस के साथ। वंस ओन वर्क को डिस्कस करना नहीं है। वर्कशॉप का उद्देश्य क्या होता है? वर्कशॉप का उद्देश्य होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। थोड़ी सी बात जो है वर्कशॉप के बारे में करते हैं। वर्कशॉप इज अ टीचिंग स्ट्रक्चर दैट पुशेस द स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबल इन देयर ओन लर्निंग। स्टूडेंट्स को जो है क्रिएटिविटी का भी मौका मिलता है, साथ साथ जो है दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। वर्कशॉप मॉडल आस्क स्टूडेंट्स टू टेक charge of their own learning, become active and engaged in their work and development of understanding। जब आप चीज़ों को खुद से करते हैं, खुद से करके सीखते हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली इंगेज रहते हैं, और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये कुछ बातें थी टीचिंग वर्कशॉप मॉडल के थ्रू जब हम करते हैं। So right answer here is workshop is meant for hands-on experience. Moving on to the third question. Brainstorming as a method can be sued for out-of-box thinking, coherent thinking, critical thinking, या फिर generate new ideas in the area of interest। देखिए आंसर जाने से पहले जो है थोड़ी सी बातें वर्कशॉप ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर जो है कर लेते हैं। So ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो है उद्देश्य क्या होता है? The purpose of brainstorming session is to discover new ideas। please take a note of it। new ideas लाने के लिए, new responses very quickly जो है हम लाते हैं वर्कशॉप I'm so sorry brainstorming के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पूरा ग्रुप को जो है आइडियाज में इंगेज किया जाता है कि हर एक लोग जो है अपनी आइडियाज रखे किसी पर्टिकुलर इशू के regarding। So it is particularly a good way of getting bright ideas। It differs from the buzz group session in that the focus is on generating as many ideas as possible। यहाँ पे कोई भी आइडिया को जो है हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम केवल इनकरेज करते हैं ग्रुप में कि सारे लोग जो है अलग अलग आइडियाज लेकर के आए, और सारे आइडियाज को जो है इक्वल क्रेडिटेंस दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसका आप जो है एक नोट ले लें कि सारे आइडियाज इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर इनकरेज टू लेट आइडियाज फ्लो फ्रीली, बिल्डिंग ऑन इम्प्रूविंग फ्रॉम प्रीवियस आइडियाज। एक के बाद जो है एक आइडियाज आप लाते रहें। दीज आइडियाज आर लिस्टेड exactly as they are expressed on a board or a flip chart or a written or bits of paper। The combination of swiftly generated ideas usually leads to very animated and energizing session, क्योंकि आप जो है actively involve रह रहे हैं यहाँ पे। Even the more reserved participants, क्योंकि सब लोग जो है आइडियाज दे रहे हैं, तो जो लोग शाई भी होते हैं वो भी अपने आप को जो है फ्री महसूस करते हैं, और वो भी अपने आइडिया जो है खुलकर रख पाते हैं। The purpose of listing responses is to collect existing experiences and thoughts। जो भी existing ideas हैं, experiences हैं, thoughts हैं, उसको collect करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यही जो है brainstorming का उद्देश्य है। तो इसका आंसर भी यही बन जाता है फ्रेंड्स। Brainstorming as a method can be used for generating new ideas in the area of interest। Next question, for optimizing self-learning, which of the following principle will be most helpful? इनमें से सबसे ज़्यादा important कौन सा होगा? Principle using reward and punishment। क्या reward और punishment use करेंगे तो उससे जो है learning में सबसे ज़्यादा self learning में help मिलेंगी? Creating scope for fulfilling relatedness needs, providing scope for satisfying need for competence, या फिर promoting concern for meeting status need। या फिर status जो है उसमें आपको अच्छा उन्नति मिले, केवल इसके लिए आप जो है self learning का principle most important होता है। Right answer here is providing scope for satisfying the need for competence। So when we are competing with self learning is a principle is mostly used here when we are trying to satisfy the need for competence। Next question, the performance of a student is compared with that of another in which type of testing। एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ जो है कंपैरिजन होता है किस
टेस्ट में, किस प्रकार के टेस्टिंग में। तो इसका आंसर जानने से पहले फ्रेंड्स जो है हमें ये जानना जरूरी है कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होती है, समेटिव टेस्टिंग क्या होती है और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक बार आपको एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन या तो मैच द कॉलम में देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है ऑप्शंस में से देखने को मिलेगा कि इनमें से जो है कौन सा जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का एग्जाम्पल है, कौन सा जो है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग का एग्जाम्पल है, या फिर कौन सा जो है समेटिव है, कौन सा जो है फॉर्मेटिव है। तो इन सारे कुछ टिपिकल जो टेस्ट हैं इस पर हम थोड़ी सी डिटेल में आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि जब देखिए आप कॉन्टेक्स्ट में पहले आप क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम में आए प्रश्नों के साथ उस कॉन्सेप्ट को उसी टाइम समझते हैं, उसी टाइम उसकी नोटिंग ले लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बिल्कुल ही फिट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम एग्जाम में भी आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। एटलीस्ट एग्जाम तक नहीं भूलना है आपको, एग्जाम के बाद आपको भूलने की पूरी जो है अनुमति है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरिम असेसमेंट। इंटरिम असेसमेंट क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको पता है, इंटरिम यानी कि जो है बीच में होता है। सो अ बुक रिपोर्ट इज वन एग्जांपल ऑफ इंटरिम असेसमेंट व्हिच टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट formative assessment. Students are provided feedback after finishing interim assessment, but typically not as quickly as a formative assessment. Formative assessment में क्या होता है, formative में ड्यूरिंग की बात करते हैं, formative में over a period of time जो है जब आप चीज़ों को सीख रहे हैं उसी टाइम साथ साथ में जो है आपको फीडबैक दिया जाता है, तब वो बन जाता है formative assessment। और interim assessment जो होता है वो मिड ऑफ जो है एग्जाम की बात करें या फिर बुक रिपोर्ट, अगर इसका एक एग्जांपल के रूप में आप याद रखें, क्योंकि इसमें जो है हर एक यूनिट का आपको रिपोर्ट कार्ड मेंशन रहेगा। सो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ इंटरिम असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए फॉर्मेटिव का कीवर्ड आप याद रखिए, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट हैपेंस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन व्हाइल स्टूडेंट्स आर फॉर्मिंग न्यू नॉलेज। आप जो है कुछ चीज सीख रहे हैं और बीच बीच में अगर टीचर आपको चेक करने से जो है क्वेश्चन पूछ ले, तो उस टाइम पे जो आप नॉलेज गेन करते हैं दैट इज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन and it becomes formative assessment. Formative assessments are typically short, frequent and provide students with feedback that can help guide learning. Feedback is provided quickly. जैसे ही आप सीख रहे हैं वैसे ही आपको फीडबैक मिल जाता है, ताकि आप जो है आप अपने आप को ऑटो करेक्ट कर ले उसी टाइम में। यदि आप किसी कॉन्सेप्ट को गलती जिसमें आपको हो रही है, मान लीजिए आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और लाइव क्लास ले रहे हैं, तो इसमें जो है आप अगर कुछ चीज़ें जो है इंटरेक्टिव है क्लास रूम, और आप जैसे मान लीजिए आप योगा सीख रहे हैं और आपका जो है पोस्चर गलत है, तो इमीडिएटली टीचर आपको जो है बताता है कि करेक्ट योर पोस्चर, बिकॉज पोस्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू आर लर्निंग योगा। तो ये एक एग्जांपल बन जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। समेटिव की बात करें तो समेटिव मतलब जो है बिल्कुल अंत में, नाम से ही देखिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग, उसने टर्म 1 में क्या सीखा, टर्म 2 में क्या सीखा, टर्म 3 में क्या सीखा, टर्म 4 में क्या सीखा। अगर 4 टर्म है एक साल में तो उसको जो है चारों टर्म का मिला करके जो लर्निंग की असेसमेंट की जाती है दैट बिकम्स समेटिव असेसमेंट। तो नाम से ही याद रखिए, समेटिव असेसमेंट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स विद द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस बट प्रोवाइड्स लिटिल और नो फीडबैक। या फिर जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड के अंत में, पूरे साल के अंत में केवल जो है गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, कैन डू बेटर, या तो क्या हो गया, बिल्कुल ही थोड़ा सा फीडबैक हो गया, डिटेल्ड फीडबैक नहीं हो गया। Summative assessment often used to compare students to another student or a specific standards. मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसको 60% आए हैं, तो ये एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हो गया, यानी कि वो फर्स्ट क्लास जो है मार्क्स लेकर आया है, या फिर उसको कंपेयर किया जा रहा है दूसरे स्टूडेंट के साथ में, परसेंटाइल की बात की जा रही है। तो ये जो है एग्जाम्पल बन जाता है समेटिव असेसमेंट का। मूविंग ऑन टू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। अब देखिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट को जो है आप दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका, माफ कीजिए, यहाँ पे होगा नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। सो एक एक करके समझते हैं नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट की। सो इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल याद रखिए,
anytime a test offers a percentile rank, it is norm reference test. So suppose एक बंदा है जिसको जो है हाईएस्ट स्कोर आया है, तो उसको हमने 100 परसेंटाइल कह दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे परसेंट की बात नहीं की जा रही है। जो आपका नेट का एग्जाम होता है उसमें जो हमारा रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल में होता है, परसेंटेज में भी लिखा होता है हालांकि, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें जो है 100 परसेंटाइल आया है, मतलब ये नहीं कि आपका नंबर जो है 100 आया है, हो सकता है आपका नंबर जो है केवल 80 हो, लेकिन आप जो है जितने विद्यार्थी ने, मान लीजिए अगर 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो 10 लाख लोगों में सबसे ऊपर आपका जो है स्थान है, तो आप क्या कहलाएंगे? विथ योर 80% टाइल, with your 80% you become 100 percentile। या फिर यदि हम कहते हैं कि if you score 80th percentile, आपके जो है 80th percentile आए हैं, मतलब कि जो है आप 80% ग्रुप के लोगों से जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। So norm reference assessment compares students against a group average in order to rank students performance। यहाँ पे ऑर्डर की बात की जा रही है, योर कंपैरिजन की बात की जा रही है। तो कंपैरिजन की बात जब भी आए याद रखिएगा क्या आंसर बनेगा? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। देन इज योर क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। क्राइटेरिया में जो है एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड की बात की जाती है, या फिर प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया की बात की जाती है, या फिर लर्निंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है। मान लीजिए जो है आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो मिनिमम स्किल्स आपको जो है एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि इतनी चीजें जो है आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं, इतने स्टैंडर्ड्स मीट कर जाते हैं, देन यू क्वालिफाई दैट एग्जाम। सो फॉर एग्जांपल क्लास एग्जामिनेशन, आपके जो है 40% से ज्यादा नंबर आ गए तो ये क्या एक स्टैंडर्ड सेट है। पासिंग स्टैंडर्ड क्या था? 40 अगर सेट है, सो दैट बिकम्स योर क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। और इसको जो है आप याद रख सकते हैं, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पे जो असेसमेंट की जाती है उसको हम क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट की श्रेणी में रखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिट, डायग्नोस्टिक। इसको जो है आप क्लिनिकल टर्म्स में याद रखिएगा। देखिए अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर आपके सबसे पहले डायग्नाइज करता है, कुछ जो है टेस्ट करेंगे, वो आपके ब्लड टेस्ट कर सकते हैं या फिर आपके जो है एक्सरे करवा सकते हैं टू गेट द डायग्नाइज व्हाट डिजीज इज देयर। So it is learning के टर्म्स में आप इसको समझते हैं, it is used to understand what students already know। आपको क्या पता है, क्या चीजें जो है ऑलरेडी सही है। and diagnostic assessments are often given at the beginning of the new unit। आपसे जो है पूर्व ज्ञान चेक किया जाता है, प्रायर नॉलेज की जो है टीचर टेस्टिंग लेता है कि जो चीजें जो है आपको ऑलरेडी पता है। सो नोन टू अननोन के ऊपर जो है आपको लेकर के जाता है। Many educators also use the results for a comparison to performance at the end of the unit of study। So जब एक टीचर एक पर्टिकुलर लेसन जो है कंप्लीट कर लेता है, तो जहाँ तक आपको चीजें आती थी उसके बाद जो है आप लेसन कंप्लीट होने के बाद क्या सब चीजें जो है ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। सो ये चीजें जो है आप टीचर इसको रिजल्ट को कंपैरिजन करता है कि ये चीजें आपको पहले से आती थी और डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद ये चीजें जो है आपको अब लेसन पढ़ने के बाद आ गई है। सो द राइट आंसर हियर इज परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट compared with that of another is which type of testing। कंपैरिजन की बात जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में होती है। क्राइटेरिया में जो है हम सेट स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। अब आपको डायग्नोस्टिक भी उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा और समेटिव एंड फॉर्मेटिव भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, या फिर चाहते हैं आप कोई और चीजें हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रीच आउट कर सकते हैं। Moving on to the next question, which of the learner's characteristics will influence their perspective in course of a study। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक से ऊपर क्वेश्चन है और लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो है आपको ABCD ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समय लेकर जरूर करें, क्योंकि अगर आप इनको जो है बिल्कुल ही जल्दीबाजी में इन क्वेश्चंस के साथ डील मत करें। जहां पर आप टाइम सेव कर सकते हैं वो है इन तरह के क्वेश्चन। देखिए वर्ड्स यहाँ पे काफी कम है, तो आपके लिए अगर बहुत आसान है, यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, यू आर वेरी वेरी थरो विद द कॉन्सेप्ट दैट क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, समेटिव क्या है, नॉर्म रेफरेंस क्या है, तो विद इन आप जो है 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। बिकॉज आपको पढ़ने में क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस को मैक्सिमम आप जो है 15 से 20 सेकंड में आप कर सकते हैं। और इससे जो टाइम बचता है वो टाइम आप यहाँ पर यूटिलाइज करें, तो इससे आपको टाइम
टाइम क्रंच नेट के एग्जाम में कभी नहीं आएगी। ऑप्शंस देखते हैं। लर्नर्स कमिटमेंट, इसको ए मान लीजिए, ABCD सॉरी 1 2 3 4 इसके मार्किंग मान लीजिए। लर्नर्स कमिटमेंट, पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्निंग, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया, फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग्स टू। इनमें से कौन से लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे देयर पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो इनमें से जैसे कोई भी एक ऑप्शन आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप बात करते हैं लर्नर्स कमिटमेंट। सो लर्नर्स कमिटमेंट क्या लर्नर के पर्सपेक्टिव को इफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। तो एक ऑप्शन आपका श्योर हो गया कि 1 वाला जो है आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो ऐसे ही आप जो है बाकी ऑप्शंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 3 जो ऑप्शन है, प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड नेक्स्ट इज योर स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया। तो प्रायर नॉलेज की बात करें, स्किल की बात करें, ये सारा फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करता है लर्नर्स पर्सपेक्टिव। मान लीजिए लर्नर जो है उसके फैमिली में उसने देखा है कि संस्कृत का सबको ज्ञान है, तो लर्नर जो है नेचुरल सी बात है कि उसको संस्कृत सीखने में जो है ज़्यादा दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, ये भी मैटर करता है। फैमिली साइज लर्नर क्या क्या है, उसके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू विच लर्नर बिलोंग्स, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन आपको जो है टैक्टफुली डील करना है। कुछ ऑप्शंस जैसे स्किल ऑफ द लर्नर, प्रायर नॉलेज है, इसको ये जो है शॉर्ट ऑप्शंस है, तो इसको आप लेकर के ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रेटजीज विल बी एसोसिएटेड विथ डायरेक्ट टीचिंग। इनमें से कौन से स्ट्रेटजीज हैं जो डायरेक्ट टीचिंग से एसोसिएटेड है? प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, प्रमोटिंग इंक्वायरी, फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट, गिविंग रिव्यू एंड रिकैप्चुलाइजेशन यानी कि सम अप करना, ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अगेन यहाँ पर जो है हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट लर्निंग से जुड़ा हुआ है। देन योर गिविंग रिव्यू एंड रिकैप्चुलाइजेशन, एंड योर fifth option that is offering practice and feedback. So these are associated with direct learning. देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और ट्रिक है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि निगेटिव चीज़ों को जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट लर्निंग की बात करें तो प्रॉब्लम रेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसके अलावा जो है फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स है। सो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पे। फिर भी यदि आप इसको समय देकर करें तो दैट इज ओनली वे आउट टू क्रैक दीज क्वेश्चंस। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, लीविंग दिस वीडियो ऑन अ नोट। कभी कभी हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाए। मॉरिसन HC का यह कोट है। अब मॉरिसन ने जो है मॉरिसन किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइंड टू फर्दर education of later. So that's all for this video. Do subscribe if you have not already, and for app you can go to Play Store and download the app, and you can contact us in the numbers given in comment section for taking any paid courses. So thank you.